अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। छोटे से सफ़ेद गेट के सामने गाड़ी रुकते ही हमेशा की तरह ज़ेब असाबी तनाव का शिकार हुई जो बचपन से उनके साथ होता था। चलो बेटा, क्या सोचने लगी? साथ बैठे पापा ने उनको मुखातिब किया। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। अच्छी भली फिरोज़ा के घर जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हुई थी। खैर से पहुंच भी जाती अगर पापा को अचानक बहन की याद न सताने लगती। ज़रा 2 मिनट के लिए आपा से ना मिलते चले। ये छोटा सा जुमला वो हमेशा अचानक ही कहते और सुनते ही ड्राइवर फौरी रूट चेंज कर लेता। अब लाख वो कहती फिरोज़ा के घर जाना ज़रूरी है, मगर ये 2 मिनट वाला प्रोग्राम तब्दील ना हो पाता। मरे मरे कदमों से वो गाड़ी से उतरकर गेट तक आई। छोटे से सहन को पार करके बरामदे तक आने में चंद मिनट का फासला था। दाहिने हाथ पे जो कमरा था उसके पर्दे गिरे हुए थे। अंदर झांके बगैर ही ज़ेब बता सकती थी कि रबिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। बाकी घर में ना कोई आहट थी, ना किसी की मौजूदगी का एहसास। वो बोली, शायद फूफो घर में नहीं। पापा ने शिद्दत उसे रद्द किया और बीच वाले कमरे से निकलते ही ज़ेब के ख्याल की नफी हो गई। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। नात की धीमी धीमी आवाज़ चारों तरफ फैली थी। बेटी को खामोश रहने का इशारा करते हुए पापा भी अक में बिछी कुर्सियों में से एक पे जा बैठे। ज़ेब को भी बैठना पड़ा। बेहद मानूस सा लहन न जाने कितने अरसे बाद उनके कानों ने सुना। किसी ज़माने में अम्मा बड़े एहतमाम के साथ पढ़ा करती थी। आपा छोटी थी मगर तब भी बड़ी खुशी खुशी उनका साथ दिया करती थी। वो कहाँ से कहाँ चले गए। बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। पुप्पो अभी तक लहक लहक कर पढ़ रही थी और पापा भी सहर ज़दा बैठे थे। ज़ेब यूं ही इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी। देखने को था भी क्या, आधा पौना घर तो वैसे ही नज़र में जायजे में आ जाता। धुला धुलाया सहन, सामने किचन की खुली खिड़की से साफ नजर आता चूल्हा और सिंक, रैक पर धुले हुए बर्तन, सामने के कमरों में पुरानी मसहरियों पर बिछे हल्के हल्के रंगों की चादरें, और जिन कुर्सियों पे वो बाप बेटी बैठे हुए थे उन गद्दियों पर चढ़े हुए सफ़ेद कवर जिन पर फूल यकीनन रबिया और निदा ने ही काढ़े थे। रह गया वो गेट की तरफ का छोटा कमरा जिसे घर वालों ने ड्राइंग रूम का नाम दे रखा था। वहाँ भी एक सस्ते से कालीन और लकड़ी के पुराने सोफे के अलावा क्या धरा था। जो थोड़ी बहुत चमक दमक थी वो निदा की पोट्री और ग्लास पेंटिंग की मरहूने मिन्नत। उसे हैंडमेड चीज़ों का जनू था। घर का कोना कोना अपने रहने वालों के मिडिल क्लास का आईनादार था। रहन सहन, खाना पीना, उनका सलीका, उनकी बातें सभी मिडिल क्लास थी। ज़ेब ने बेचैन होकर घड़ी पे निगाह डाली। 5-7 मिनट तो यूं ही बैठे बैठे हो गए। पहलू बदला तो कुर्सी की चिड़चिड़ाहट एकदम ही खलल का सबब बनी। सफ़ेद सूती सूट में बलबूस फुफ्फो को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उन्होंने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। अरे बशीर अहमद, कब आए? अच्छे तो हो ना? ऐनक के पीछे से झांकती उनकी बादामी आंखों में एकदम ही खुशी झिलमिलाने लगी। बशीर अहमद जल्दी से उठकर उनके करीब जा बैठे। वो गले लगाए जितनी दुआएं याद थी दिए जाती। ज़ेब ने ऐसे मौक़ों पे अक्सर ही पापा की आंखों में आते आंसू देखे थे। इस वक्त भी उनकी सुर्ख होती आंखों को देख के ज़ब्त न कर सकी। कम ऑन पापा, आप भी क्या करते हैं? ये जज्बातियत के मुज़ाहिर भला आप पर सूट करते हैं? आप करियर के मामले में कामयाब तरीन शख्स हैं। ज़ेबुन्निसा, इधर आओ बेटी, मेरे पास आओ। फुफ्फो की नज़र करम अब उस पर गई। ज़ेब वहीं से सलाम करके फारिग होने की फिक्र में थी मगर अब उठना पड़ा। रबिया, रबिया देखो तो ज़ेबुन्निसा आई है। ज़ेब को जितनी चिढ़ अपने इस दकियानुसी नाम से थी उतना ही शायद किसी और बात से हो। सारा ज़माना उन्हें ज़ेब के नाम से पुकारता। ज़ेबुन्निसा दस्तावेज़ात की हद तक महदूद था। ज़ेब को यकीन था वो उसे चिढ़ाने के लिए ही ज़ेबुन्निसा कहती हैं। रबिया से पहले उसकी बेटी दौड़ी आई, प्यारी हंसमुख 5 साला दुआ। जिस तरह दौड़कर वो उसके पापा के पास बैठी इससे साफ जाहिर था बड़ी हद तक मानूस है। हर 2-4 दिन में आते जाते बहन और भांजियों की मुट्ठी गर्म करके आना तुम्हारे बाप का मामूल है। ज़ेब को अपनी अम्मी की बात याद आई। वो ये जुमला अक्सर दोहराती थी। लाखों रुपए की मालिक होने के बावजूद
उन्हें इन थोड़े से पैसों का अजहद मलाल रहता। रबिया का सारा दिन तो बस पढ़ाने में ही निकल जाता होगा। सुबह स्कूल और शाम को बशीर अहमद की पूरी बात नहीं हुई थी कि वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम मामू। वो आमतौर पर बड़ी पुरसकून और फ्रेश ही नजर आती। जिंदगी का जो तल्ख बाब उसने 4 साल पहले ख़त्म किया था, उसकी कड़वाहट ना तो उसके लहजे में आई थी ना ही रवैये में। बहुत दिन बाद आई ज़ेब, मुमानी कैसी है? तुम लोग कौन सा रोज़ आते हो हमारे यहाँ? महीनों बाद ही कोई आता है। सीधी बात का भी तंज में लपेट के जवाब देना उन चारों बहनों ने वालदा मोहतरमा से सीखा था, और यहाँ सब उनकी हर अदा के आदी हो चुके थे। हाँ वाकई ठीक कह रही हो, आएंगे किसी रोज़ इंशाल्लाह। उसने मुस्कुराते हुए फौरन ही अपनी गलती तस्लीम कर ली। ना फुर्सत मिलने का जवाब, ना मीलों दूर बसों के धक्के खाकर आने का जिक्र। बशीर अहमद अपनी इस मुस्बत सोच वाली भांजी को मुस्कुरा कर देख के रह गए। उन्हें अपने मेहनत से बनाए करियर और अपने बच्चों से कई हिस्से ज़्यादा अपनी बहन के इन 3 बच्चों पर फख्र था, जिनमें सबसे बड़ी रबिया, फिर निदा और सबसे छोटा फसी था। ऊपर के पोर्शन में किराएदार थे। उनकी बेटी निदा की बहुत अच्छी दोस्त थी। इस वक्त भी वो वहीं थी। दुआ भाग कर उसे बुला लाई। निदा आई तो सलाम दुआ करके सीधी किचन में चली गई। अब खातिर मदारात का वही सिलसिला शुरू हो जाना था जिससे ज़ेब हमेशा बेजार होती। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब उन्हें फिरोज़ा के घर बैठने के लिए कितना थोड़ा टाइम मिलना था। पापा मुझे देर हो रही है, आपने तो थोड़ी देर बैठने का कहा था, मुझे पहले फिरोज़ा की तरफ उतार देते ना। इससे पहले कि पापा कोई जवाब देते फुप्पो फौरन बोल पड़ी, चली जाना बेटा, कौन सा रोज़ रोज़ आती हो, कभी कभी तो आना होता है, कुछ खा पी कर जाओ। और ज़ेब के लिए किसी बात का जवाब ना देना उसे कई दिन तक अपनी इज्जत का मसला लगता था। इस वक्त भी वो अंदर ही अंदर खोल कर रह गई। ये कभी कभी का ताना काफ़ी नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्हें यकीन था कि फुप्पो जानबूझकर पापा के सामने ऐसी बातें करती हैं। सामने रखी ट्रे फुप्पो के घराने की रवायात के मुताबिक पूरी तरह भरी थी। पापड़, पकोड़े, रोल, बेसन का हलवा, दही भल्ले। आज दोपहर ही ये हलवा बनाते हुए तुम्हें याद किया। शुरू से ही बहुत शौक से खाया करते थे। अम्मा हर 2-4 दिन बाद बना कर रखती थी तुम्हारे लिए। वो बड़े मगन अंदाज में बोल रही थी। ज़ेब ने यूं ही आंख उठाकर देखा तो दहल गई। पापा की प्लेट लबालब भरी हुई थी और वो उसे पूरी तरह साफ करने के इरादे में नजर आते थे। क्या कर रहे हैं पापा? आपको चिकनाई मना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर हाई हो जाएगा। वो कुछ इतने जोर से चीखी कि बाकी भी सचमुच दहल गए। लाओ हटाओ, दो मुझे प्लेट। फुप्पो जो अभी तक बड़े लाड बरतने के मूड में थी परेशान हो गई। खुदा ना करे बदपरहेजी से तबीयत ना खराब हो जाए। अरे आपा कुछ नहीं होता, ये कौन सा खानसामे के हाथ का पका बेबरकता खाना है? इसमें तो मेरी आपा की मोहब्बत शामिल है। और कौन सा मुझे इतनी कोई सीरियस बीमारियां हैं? ये तो बस आजकल इन माँ बेटियों का फैशन है। फैशन समझती हैं आपा? बहन बेचारी क्या जवाब देती। बड़ा हिट फैशन है ये आपा। जब तक घरों में मिलने जुलने वालों में चंद अजीबो गरीब नामों वाली बीमारियों और महंगे महंगे डॉक्टरों का जिक्र ना हो, एक दूसरे पर अमारत का रौब नहीं पड़ता। मामू की बात को निदा और रबिया समझ गई थी, मुस्कुराने लगी। मालूम नहीं क्या उल्टी सीधी कही जाता है। खुदा से खैर की दुआ मांग बशीर अहमद, कहीं बीमारियों में भी मजे हुए हैं? यार नहीं, अल्लाह बख्शे अम्मा कहा करती थी, अल्लाह बीमारी और मुकदमे से तो दुश्मन को भी बचाए। ज़ेब जो अपना ये साफ साफ उड़ाए जाने वाला मजाक महज इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि इसमें उसके पापा इन्वॉल्व थे, फुप्पो की बात पर मजीद सब्र न कर सकी। बेतनाई से बोली, कमाल है भाई, भला कोई दुश्मनों के लिए भी हमदर्दी रखता है, उनके लिए भी दुआएं करता है, उनके लिए तो बद्दुआ ही की जाती है। तुम नहीं समझोगी ज़ेब बेटा, ये तुम्हारी समझ से बहुत बाहर की बात है। पापा बहुत अफसरदा लहजे में बोले तो ज़ेब की बात बीच में रह गई। रबिया और निदा ने महसूस किया था कि मामू संजीदा हो गए, सो मौजू बदलने के लिए बोली, कुछ लो ना ज़ेब, तुमने ये रोल नहीं खाए, ये निदा ने खुद बनाए हैं। रोल तो बहुत अच्छे बने थे, मगर किसी की तारीफ करने के लिए ज़ेब में बिल्कुल भी हिम्मत न थी। सो प्लेट ट्रे में रखकर यूं हाथ खींच के बैठ गई जैसे खाने पीने से कोई सरोकार नहीं। निदा ने चंद माह कबल एक फर्म ज्वाइन की थी। ज़ेब को याद आया तो पूछने लगी, कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 12,000। सच? 12,000? इतने से पैसों के लिए सारा दिन की खारी? मैं तो भाई कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे लिए तो ये पैसे बहुत कम है। हमारा तो एक जोड़ा भी 12,000 का नहीं आता। हाँ खैर, ये तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे खर्चे ही कौन से ज़्यादा होंगे। ना नौकरों की तनख्वाहें, ना बिजली टेलीफोन के बिल, ना महंगी महंगी शॉपिंग्स, ना तुम लोगों की कोई सोशल लाइफ। ज़ेब लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ कर निदा से मुत्तफिक हो गई। उसे दिल ही दिल में इत्मीनान था कि उसने बिला वास्ता ही सही इन्हें इनकी क्लास का एहसास दिला दिया। मामू बड़ी जख्मी नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे।
जिसे दूसरों को उनकी गुर्बत का एहसास दिला के तस्कीन हासिल हो रही थी। दूसरी तरफ रबिया और निदा जानती थी कि जिन अखराजात की फहरिस्त ज़ेब उन्हें सुना रही है वो किए बगैर भी वो बहुत मुतमईन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है। खुदा मेरे भाई को और भी अता करे भाई, ये सब इसी की रहमत के तुफैल है। पुप्पो के दुआया कलमात पर ज़ेब को गुस्सा आने लगा। उसे इस घर की कभी समझ नहीं आती थी, ना हसद, ना जलन, ना कोई हिर्स। उसे इल्म न था कि ये लोग वाकई इतने पुरसकून थे जितने नजर आते हैं, या महज दिखावे की अदाकारी में मसरूफ थे। जो कुछ भी था, ये नर्म मुलायम रवैये उन्हें अगले कई दिन तनाव में रखते। अंदर कहीं अपना आप छोटा, बहुत छोटा महसूस होता। मामू किसी छुट्टी पर सारे दिन के लिए आई है ना मुमानी को लेकर। रबिया को मामू का यूं खामोश खामोश सा अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत अजनबी से अंदाज में ज़ेब की जानिब देख रहे थे। रबिया की बात पर एक गहरी सांस लेकर उठ खड़े हुए। आऊँगा बेटा, ज़रूर आऊँगा। ज़ेब ने बाप को उठते देखा तो खुद भी फ़ौरन उठ खड़ी हुई। चलते हुए पापा ने रबिया की बेटी के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाने चाहे तो वो मना करने लगी। नहीं नहीं मामू प्लीज़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या करना है, इसको इतने पैसे क्यों देते हैं आप? मगर मामू की शफकत भरी डांट के आगे उसकी एक न चली। ज़ेब इस किस्म की अदाकारी का जिक्र अम्मी के मुंह से कई बार सुन चुकी थी, सो एक बार तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए आगे बढ़ गई। रबिया को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बिल्कुल गेट पर पहुंचकर मामू को फंसी का ख्याल आया। क्या रोज़ ही यूनिवर्सिटी से मगरिब के बाद आता है? रबिया अम्मी की तरफ देखने लगी। उसने शाम को एक नेट कैफ़े में जॉब कर ली है। मामू जहाँ थे वहीं रुक गए। शिकायत भरी नज़र से बहन की तरफ देखा, जो बेचारी बहाना बनाने के फन से भी ना वाकिफ थी। निदा और रबिया जानती थी कि उनकी माँ मामू की मदद लेने से क्यों गुरेजा थी। यतीमों की सरपरस्ती से ही दिल नहीं भरता हमारे मैया का। हज़ारों रुपए का खर्चा करके सवाब कमा रहे हैं। ये मुमानी का वो फेवरेट जुमला था जिसे वो ख़ानदान में अक्सर दोहराया करती थी, इस बात की ज़रा भी परवाह किए बगैर कि इन यतीमों में से कोई उनके करीब भी मौजूद है और उनकी ज़ुबान से उगला जहर उसकी रूह को नीला करता जा रहा है। निदा अक्सर सोचती थी कि मुमानी को अल्लाह मियाँ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगली सुबह जब निदा तैयार होने के बाद दुआ के लंच बॉक्स में सैंडविच रख रही थी तो अम्मा बोली, जल्दी आ जाना, ये ना हो मैं इंतज़ार में बैठी रहूँ। शहनाज बीमार है, उसका पता लेने जाना है। अम्मा की खालाजाद थी शहनाज खाला। बहुत अमीर होने के बावजूद बड़ी सादा तबीयत रखती थी, इसलिए अम्मा भी उन्हें सगी बहनों की तरह ही चाहती थी। ठीक है अम्मा, सब चलेंगे। रबिया आपा तुम भी तैयार रहना, बड़ा मज़ा आएगा। रबिया बरामदे से ही जूते पहनते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, शाम ट्यूशन के बच्चों का हर्ज हो जाएगा। निदा कितनी ही देर रबिया के चेहरे को खोजती नज़रों से देखती रही, मगर उसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था। वो समझ ना पाई थी कि रबिया हमेशा ही शहनाज खाला के यहाँ जाने से गुरेज क्यों करती। शायद इसकी वजह चंद साल पहले जन्म लेने वाली वो कहानी थी, जो अगरचे अब दब चुकी थी, मगर रबिया इस घराने से दूर दूर ही रहती थी। शाम शहनाज खाला की तरफ जाने के लिए फसीनों ने टैक्सी करा दी कि अम्मा बसों के धक्के ना खाएं। रास्ते में निदा दुआ को छेड़ने के लिए बोली, कितनी बुरी है तुम्हारी मामा, कभी किसी की बात नहीं मानती। अगर आज आ जाती तो कितना अच्छा लगता। मजाक करते करते उसने यूं ही अम्मा को देखा तो संजीदा हो गई। अम्मा चादर के पल्लू से अपनी आंखों में आया आंसू साफ कर रही थी। अब और क्या क्या मनवाना है उससे। अपनी जिंदगी तक तो कुर्बान कर दी मेरी फरमाबरदार बेटी ने। निदा उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, मगर उसके पास एक लफ्ज़ न था। जिन तल्ख तरीन सच्चाइयों को वो चाहती थी उसके घर वाले भूल जाएं, अगर इशारतन भी कोई जिक्र छेड़ता तो उससे भी बर्दाश्त न होता। नमकीन सा पानी उसे अपने भी हलक में फंसता हुआ महसूस हुआ तो दुआ की पैरवी करते हुए वो भी सड़क पे फैली रौनक को देखने लगी। खाला शहनाज बहुत मज़े की शख्सियत थी। वो वाकई बिस्तरे हलालत पे थी, मगर खुदा न खास्ता कोई तशवीशनाक सूरत हाल न थी। फरद भाभी जो उनकी सबसे बड़ी बहू थी, उनकी रहनुमाई में जब वो लोग कमरे में पहुंची तो बड़े मज़े से कटे हुए सेब की प्लेट गोद में रखे किसी इंडियन चैनल से आता कॉमेडी ड्रामा देख रही थी। निदा को एक बार सोचना पड़ा कि आया हम लोग उनकी अयादत को आए हैं या यूं ही सोशल विजिट है। तौबा है शहनाज, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आहिस्ता, बहुएं कान लगाए रखती हैं मेरे कमरे पे। इनको टाइट करने के लिए थोड़ा बहुत ड्रामा करना ज़रूरी होता है, वरना मुझे तो घर का चौकीदार बना रखा था। एक आ रही है, एक जा रही है। अब देखो कैसा घर का नक्शा बदल के रख दिया है। ज़माना बदल गया पर तुम वही की वही रही शहनाज। अम्मा को उनकी ड्रामेबाजी वाली थेरी बिल्कुल भी पसंद न आई थी। निदा जानती थी कि शहनाज खाला को अपनी परवाह बहुत अच्छे से करनी आती है। अच्छे से अच्छा फैशन वाला कपड़ा वो पहनना पसंद करती थी, जबकि दूसरी तरफ अम्मा बिल्कुल सादा मिजाज।
دونوں کی طبیعتوں میں اس قدر تضاد ہونے کے باوجود بھی اماں کی ان سے خوب بنتی تھی۔ فرحت بھابھی جوس اور سنیکس کے ساتھ آ گئیں تو دوسری باتیں چھڑ گئیں۔ شہناز خالہ کی چھوٹی بہو نظر نہیں آ رہی تھی، جس پر خود انہیں بھی تشویش ہوئی۔ پتہ چلا کہ سو رہی ہیں۔ سالار بھائی نہیں آئے ابھی تک۔ ندا کی یہاں سب سے زیادہ دوستی سالار بھائی سے ہی تھی۔ بس آتا ہوگا، آج کل کالجوں میں امتحان ہو رہے ہیں، سیکنڈ شفٹ میں بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ خالہ اب سالار بھائی کی بھی شادی کر دیں، ان سے تو چھوٹے بھی آگے نکل رہے ہیں۔ ندا نے بڑے مان سے جب انہیں کہا تو ان کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کے لہرا گیا۔ شکایتی انداز میں اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ہو جائے گی بیٹا، جب وقت آئے گا سالار کی بھی ہو ہی جائے گی۔ کافی عرصے سے خاندان میں زیب آپا اور سالار بھائی کا نام ایک ساتھ لیا جا رہا تھا۔ یہ چرچا شروع کس نے کیا اس کا تو ندا کو ٹھیک اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال سارے خاندان کی نگاہ میں یہ ایک پرفیکٹ میچ تھا۔ اس حوالے سے وہ کچھ کہنے جا رہی تھی کہ دروازہ کھول کر سالار بھائی چلے آئے۔ ان کی گود میں دعا چڑھی ہوئی تھی۔ اماں اور ندا سے ملتے ہی انہوں نے بھی فصیح اور ربیہ کا پوچھا، جس پر وہ الٹے سیدھے جواز دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ندا فرحت بھابھی کے پاس جانے کے خیال سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے شہناز خالہ کو کہتے سنا، ربیہ مان جاتی تو ہم دونوں کتنے بے فکر ہو جاتے نا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی جس کی وہ تفصیل سننے کے لیے کھڑی رہتی۔ 4 سال پہلے جب ربیہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد صرف اور صرف 10 ماہ کی دعا کو لے کر واپس اسی گھر آئی تھی تو اس کی عدت گزرنے کے فوراً بعد ہی اس کے لیے سالار کا پرپوزل آ گیا تھا۔ یہ قصہ صرف 3 دن میں ہی ختم ہو گیا کیونکہ ربیہ نے اتنا سخت ری ایکشن دیا تھا۔ اسے یاد تھا آج تک کہ ربیہ کی حالت کیسی خستہ ہو گئی تھی۔ خالی آنکھوں کے ساتھ اس نے اماں سے ہاتھ جوڑ کر یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کے لیے اب کبھی بھی دوبارہ یہ باب نہ کھولا جائے۔ اس کے باوجود بھی اماں اور خالہ شہناز اسی طرح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم رہیں۔ نئی بات صرف یہ تھی کہ آج کل سالار بھائی کے سلسلے میں زیب آپا کے نام کا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ذکر انہی دنوں شروع ہوا تھا اور خیر سے اب تک اتنا زور پکڑ چکا تھا کہ پچھلے تمام ایشوز بالکل ہی دھندلا گئے تھے۔ ندا تھوڑی دیر فرحت بھابھی کے پاس جا کے کچن میں کھڑی ہو گئی۔ وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، ندا بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ باتوں میں ہی فرحت بھابھی نے بتایا تھا کہ ان کی دیورانی کس قدر مکار، کام چور اور شو بازیاں دکھانے والی ہے۔ ندا کو بڑی حیرت ہوئی تھی، اتنے پڑھے لکھے زوار بھائی کو ایسی بیوی ملی تھی۔ خالہ شہناز کے 3 بیٹوں میں بڑے اسرار بھائی کی بیگم فرحت بھابھی تو بہت نیک اور ملنسار خاتون تھی، جبکہ زوار بھائی کی بیوی، ان کے قصے اب سب سن ہی رہے تھے۔ باقی بچ گئے تھے سالار بھائی، جنہوں نے جانے کیوں شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ندا جب دعا کو ڈھونڈتی سالار بھائی کے کمرے میں آئی تو وہ بڑے انہماک سے بیٹھی سالار بھائی سے لومڑی اور گیدڑ کی کہانی سن رہی تھی۔ وہ بھی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی، کہانی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری کہانی تیار کرنے کے لیے سالار بھائی کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دے کر دعا بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ یہی حال ہے اس کا، جس سے فری ہو جائے اسے پھر بڑی مشکل سے چھوڑتی ہے۔ آپ کو بھی تنگ کر ڈالا اس نے۔ سالار بھائی مسکرا دیے۔ دعا تنگ ونگ نہیں کرتی اور مجھے تو بالکل بھی نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں آج کل کے بچے کس پائے کے بدتمیز ہیں۔ دعا تو بہت سیدھی ہے ان کے مقابلے میں۔ اماں کہتی ہیں بالکل ربیہ آپا کی کاپی ہے، وہ بھی بچپن میں ایسی ہی احمق ہوا کرتی تھی۔ ندا کی تائید پر وہ زور سے ہنس پڑے۔ تو اب کون سا فرق پڑ گیا ہے ان میں؟ بہت برا مانے گی ربیہ آپا اگر انہوں نے آپ کے ریمارکس سن لیے۔ سالار بھائی بدستور مسکراتے رہے۔ ایک روشن اور ملائم سا تاثر ان کی آنکھوں میں پھیل رہا تھا۔ ندا نے اتنی شفاف آنکھیں کم ہی دیکھی تھی جتنی ان کی تھی۔ وہ سالار بھائی سے زیب آپا کا ذکر کرنا چاہتی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے کچن میں جب اس نے فرحت بھابھی کے سامنے زیب کا نام لیا تھا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ اللہ سالار کو ایسی شو پیس نما لڑکی سے بچائے۔ بہت دن ہو گئے آپ نے ہماری طرف چکر نہیں لگایا۔ اسے اور کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی پوچھ بیٹھی، میں دراصل ناراض ہوں۔ ان کی ناراضگی کی وجہ ندا جانتی تھی۔ سالار بھائی 1-2 ویکینڈز پر دعا کو اپنے ساتھ باہر لے گئے تو ربیہ نے بہت اچھے لفظوں میں ہی سالار بھائی کو دعا کے ایسے لاڈ پیار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کیا ربیہ آپا کی بات کا برا مانیں گے آپ سالار بھائی؟ وہ بس یہی کہہ سکی۔ سالار بھائی کچھ نہ بولے، چند لمحوں کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھان لگی۔ ان کے کمرے کے باہر رات کی رانی کا پودا تھا جس کی خوشبو ہوا کے ساتھ تیز جھونکوں کی صورت کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میں نے ربیہ کی کسی بھی بات کا برا نہیں مانا ندا، وہ کسی سوچ سے ابھر کر بولے۔ ندا بس انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ جانے کیوں سالار بھائی کو دیکھ کر اسے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اپنے گرد ٹھنڈی اجلی کرنوں کا حصار لیے بیٹھے ہیں۔ ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، سارا وجود، سارا اطراف ایک ہی تاثر میں ڈوبا لگتا، جگمگ جگمگ۔ آج پھر کچھ ایسا ہی لگا تھا
छोटी भाभी से मुलाकात बेहद मुख्तसर रही। खाना खाते ही वो लोग वापसी के लिए उठ खड़े हुए। रास्ता अच्छा खासा था और शहनाज खाला किसी तौर उन्हें अकेले भेजने को राजी ना थी। सालार भाई उन्हें छोड़ने जा रहे थे। रास्ता बस यूं ही कट गया। ज़्यादातर अम्मा और सालार भाई ही बातें करते रहे। दुआ तो गाड़ी चलते ही सो गई थी और निदा अपनी ही गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ। सालार भाई, क्या आप बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं? इस गैर मुतवक्को पूछे गए सवाल पर उन्होंने पहले तो साथ वाली सीट पे बैठी निदा को एक नज़र देखा, फिर इत्मीनान से मोड़ काटते हुए बोले, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा कि हमें क्या तौफीक। हाँ, 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, निदा को थोड़ी मायूसी हुई। नमाज तो खैर सभी पढ़ते हैं, फ़र्ज जो ठहरी। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो टाल गई, मगर अंदर की उलझन बाकी थी। कोई बात तो ज़रूर है जो उसे समझ नहीं आ रही। गेट फंसी नहीं खोला। रबिया के अकेलेपन की बिना वो आज कैफ़े नहीं गया था। सालार भाई दुआ को कंधे से लगाए खड़े थे। उसे लिए हुए अंदर आए तो सामने वाले कमरे से रबिया निकल रही थी। लाए मुझे दे, मैं इसे लिटा दूँ। उसने आगे बढ़कर दुआ को लेना चाहा, मगर उन्होंने अनसुनी कर दी। मुझे बताओ, ये कहाँ सोती है? रबिया थोड़ा सा बौखलाई। वो यहाँ इधर इस कमरे में लिटा दे, निदा के पास सोती है। ये इसकी नींद का टाइम है ना, तो बस ये फिर जाग नहीं पाती। आपको खामखा तकलीफ हुई, मुझे पकड़ा देते। वो दुआ को आराम से बिस्तर पर लिटा चुके थे और रबिया के इस रस्मी अंदाज पर दबे दबे से गुस्से का शिकार हो रहे थे। रहने दो बस। उन्होंने जिस अंदाज में बात काटी खासा जारहाना था। मेरी तकलीफ़ों का तो जैसे बहुत ख्याल है तुम्हें। रबिया के पास उनके लिए कोई जवाब न था और जो था वो 4 साल पहले दे चुकी थी। सामने चंद कदम के फासले में फ्रिज के पास निदा खड़ी पानी पी रही थी। उसने वहीं से आवाज़ लगाते हुए पूछा, चाय चलेगी सालार भाई या कुछ ठंडा लेंगे? चाय, सिर्फ चाय, उन्होंने उसके जवाब में कहा और फिर बहुत मध्यम मगर मजबूत लहजे में रबिया से मुखातिब होकर बोले, एक बात याद रखना रबिया, मैंने हार नहीं मानी और ना ही कभी मानूंगा। रबिया की नजरें यूं ही फर्श पे कुछ ढूंढती रहीं। सालार ने सामने वाले कमरे में पहुंचकर पीछे देखा तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था और अब वो अंदर क्या कर रही थी इसका अंदाज़ा उन्हें अच्छी तरह था, मगर क्या करते। कुछ वक्त से रबिया को देखकर वो यूं ही खुद को बेबस महसूस करते थे और कमरे का दरवाज़ा बंद करके जब रबिया दुआ के पास आकर लेटी थी तो माजी के कितने ही दरवाजे खुलते चले गए थे। मालूम नहीं क्या समझती है खुद को, ना सूरत ना शक्ल, मिजाज तो देखो, तर्स खा के ले लिया। हमारे भाई के लिए कौन सी कमी थी? रबिया को याद आने लगा शादी के शुरू के दिनों में ही उसके कम गो होने के बायस उसकी नंदे उसे कैसे कैसे ताने दिया करती थी। सुनसान धूप भरी दोपहर में या रात के पिछले पहर जब ही नींद टूटती उसे माजी के ये दरवाजे खुले मिलते और उसकी तकलीफ का सफर शुरू हो जाता। रबिया आपा, बाहर से निदा ने झांका, आओ चाय पी लो, सालार भाई बैठे हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ दुआ के पास। मैं यहाँ से उठी तो ये डर जाएगी। कुछ नहीं, बस फिर ठीक है, तुम दुआ के पास लेटी रहो, मत उठो, मैं तुमको यहीं चाय ला देती हूँ। दुआ के मामले में तो निदा रबिया से भी ज्यादा हसास थी। उसे आयतल कुर्सी पढ़ के दुआ पे दम करने का कहती हुई वो बाहर चली गई तो रबिया पर फिर से उसके माजी के दरवाजे खुलने लगे। इतना काट कबाड़ देकर तुम्हारे माँ बाप ने हमारे घर का तो हश्र ही कर दिया। पहले कैसा खुला खुला लगता था हमारा घर। अम्मा के बेहद जतन के साथ दिए गए भारी जहेज पर रबिया के ससुराल वाले उसे हर वक्त शर्मिंदा किए रखते थे। वो जहाँ आई थी वहाँ ढेर सारी रिश्तेदारियाँ थी, रेशम के धागों की तरह आपस में उलझी हुई। एक एक शख्स के दूसरे से 3-3 रिश्ते बनते थे। उसे कभी इतनी समझ ना आई और ना ही फुर्सत मिली कि उन्हें बैठकर तरीके से समझती। उससे तो सब ने एक ही रिश्ता बांध दिया था जो हसद और हकारत से गुंधा हुआ था। अपनी पूरी जिंदगी में रबिया ये समझती रही थी सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जज्बा नफरत है। हकारत को सहने की जिल्लत से उन्हीं दिनों में आशना हुई थी। अल्फाज और रवैयों की सितमगरी किस तरह रूह को कुचल के रख देती है, ये तजुर्बा उसे शादी के बाद ही होना शुरू हुआ था। इस 4 दीवारी में गुजरने वाले पहले 24 घंटों में ही उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि अगले सालों में उसका सफ़र इस घर में कैसा होगा। बारात के खाने और सलामी की रकम में रह जाने वाली कसर से लेकर जहेज में आए सामान और अपनी शक्ल सूरत तक पर दबे दबे और बाआवाज़ तबसरे सुन लेने के बाद भी वो उस शख्स के हवाले से कुछ मुख्तलिफ बर्ताव की उम्मीद लिए हुए बैठी थी जिसे तकदीर ने उसका शोहर बनाया था। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था जब मौसूफ की आमद हुई। उसे कमरे में किसी फालतू चीज़ की तरह नज़रअंदाज करते हुए पहले अलमारी और फिर वॉशरूम में घंटों लगाने के बाद जब मौसूफ को उसकी याद आई तो बिस्तर पर दराज होते हुए बड़ी राजदारी से बोले, तुम्हारे घर वालों के पास अगर इतना पैसा था यूं ज़ाया करने की बजाय कैश दे देते। वो समझ रहे थे कि सामने बैठी लड़कियों से माजरत करेगी
جب ہی تھوڑی دیر کو رکے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تمہارا ابا اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ معمولی حیثیت کے لوگ ہیں، جو کچھ کرنا ہے ماموں ہی کریں گے۔ یہ رشتہ دراصل ممانی کی تگودو کا نتیجہ تھا، اس لیے ربیہ کو ماموں کے حوالے پہ ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی، یوں ہی چپ چاپ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اور یہ کیا بیہودہ جوکروں جیسا میک اپ کر رکھا ہے؟ سارے خاندان کی عورتیں مذاق اڑا رہی تھی، کیسی دلہن بیاہ کر لائے ہو؟ میرا دل تو تبھی مر گیا۔ ربیہ نے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس تند خو آدمی کی شکل دیکھی۔ چند ہی روز پہلے ممانی نے اس کی ایک دھندلائی ہوئی تصویر اسے دکھا کے کہا تھا، دیکھو ربیہ، میں تو کرتی ہوں صاف اور سچی بات، باپ تمہارے سر پہ نہیں، بھائی چھوٹا، اور یہ جو چھوٹی موٹی ٹیچری تم کر رہی ہو، اس سے تو گھر کے بل بھرنا بھی محال ہے۔ زبیر احمد کے گھر تمہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم روپے پیسے کی کمی زندگی بھر نہ ہوگی۔ سمجھداری سے کام لو اور اپنی ماں کا بوجھ ہلکا کرو۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد یہ رائے لینے کی فارمیلٹی بھی پوری ہوئی، اور آج بیاہے جانے کے بعد جب اس نے اپنے سسرال کی ایسی تند اور تیز باتیں پہلے ہی کچھ گھنٹوں میں سن لی تھی، زندہ رہنے کی بس ایک ہلکی سی خواہش اس کے دل میں زبیر احمد کو لے کر باقی تھی، جو بس ایک نگاہ اس عام اور کم تر شکل و صورت کے انسان پر ڈالتے ہی اس کے اندر دم توڑ گئی۔ کیسا عجیب انسان تھا! گھبرا کر دوسرے ہی پل اس نے نگاہیں جھکا لی۔ جس ربیہ کو ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک وہ جانتی پہچانتی تھی، بس اسی ایک پل اس کے اندر وہ معصوم سی خواب دیکھنے والی ربیہ، وہ چاہے جانے کی چاہت رکھنے والی ربیہ دم توڑ گئی۔ اب جو بیڈ پر بیٹھی تھی وہ تو بس خالی وجود تھا، اور اس رات کھل کر اظہار ناپسندیدگی کرنے کے بعد زبیر احمد نے ایک خوبصورت انگوٹھی والی ڈبی اس کے سامنے کھول کے رکھی۔ پہلی منگیتر کی اترن ہے، بڑی مشکل سے واپس لی، 3 سال تک پہن کر خوب موجیں کی اس نے، منگنی پر اس کی فرمائش پہ ہی بنوائی تھی۔ کیا لڑکی تھی، آئٹم تھی آئٹم، کیا بتاؤں۔ وہ تو اس کا ایک کزن نہ جانے کہاں سے آٹپ کا شارجہ سے، امیر بندہ دیکھ کے اس کے ساتھ ہو گئی، سارا کام خراب ہو گیا۔ ربیہ کو اس اندیکھی لڑکی کی قسمت پر بری طرح رشک محسوس ہوا، اور اس انگوٹھی کو اس نے کبھی بھی ہاتھ میں نہیں پہنا۔ اپنی پچھلی منگیتر سے زبیر احمد کو واقعی عشق تھا یا جانے کیا تھا؟ کتنا ہی وقت اس نے اس لڑکی کے مد سرائی میں گزارا، چند منٹ خاموشی کے گزرے تو پتا چلا وہ تکیے سے ٹیک لگائے سو چکا ہے۔ ربیہ آہستگی سے اٹھی، انگوٹھی والی ڈبی کو دراز میں ڈالا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر بڑے سارے شیشے میں خود کو دیکھا تو تھوڑی حیران ہوئی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور پھر روانی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، بیڈ کے دوسرے کونے پہ آ کے لیٹ گئی۔ اب جو نامعلوم مدت تک کے لیے یہ آزمائشی دور شروع ہوا تھا، اسے گزارنے کے لیے کسی اور شے کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی بے حسی کی۔ زبیر احمد کے بارے میں وہ آج تک بھی وثوق سے نہیں کہہ سکی تھی کہ وہ بدصورت زیادہ تھے یا بد مزاج۔ وہ زندہ رہنے کے لیے خود کو تسلی دلاتی تھی کہ لڑکیاں اس سے بھی برے حالات میں رہ لیتی ہیں، میں تو بڑے اچھے وقتوں میں رہ رہی ہوں۔ مگر زبیر احمد ایک جھٹکے سے اس کا یہ بھرم دن میں 300 بار توڑ ڈالتے تھے۔ اس کی ساس کو گھر میں مجمع لگائے رکھنے کا شوق تھا، اور ان عورتوں کا قصہ بھی عجیب تھا۔ صبح ذرا ڈھلنا شروع ہوتی اور وہ اس ہیڈ کوارٹر میں جمع ہونا شروع ہو جاتی، اور اب ساری ایکسائٹمنٹ انہیں ربیہ کے ساتھ زبیر احمد کے برتاؤ کو دیکھنے اور اندازے لگانے میں ملتی۔ آئے ہائے، نہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا، نہ زیور، کیا نام کی دلہن ہے، میرے بیچارے زبیر کی زندگی برباد کر دی۔ آپا جی، کہیں کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی تمہاری بہو کے ساتھ؟ دماغ ہی نہیں ملتے اس کے، تو بڑی چپ چپ پھرتی رہتی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور جو کہیں زبیر احمد بھی قریب ہوتے تو فوراً کسی نہ کسی بہانے اس کی بے عزتی کر کے اس کا دماغ درست کرنے کا فریضہ سر انجام دے ڈالتے۔ وہ میرے آسمانی قمیص شلوار پہ استری نہیں کی، انہیں لازماً کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا تاکہ لوگوں کو بتا دیں کہ وہ کس قدر اہم ہے۔ کون سا آسمانی سوٹ؟ ان کی الماری میں کم از کم درجن بھر شلوار سوٹ تھے۔ یاد کیوں آئے گا؟ پیٹ بھر کر کھانے کو جو مل جاتا ہے، صبح و شام جوتے پڑے نا تو عقل ٹھکانے پر آ جائے۔ پہلی بار جب انہوں نے ان ساری چسکا لینے والی عورتوں کے بیچ بے حد حقارت سے اسے یہ جملہ کہا تو وہ اس کی شادی کا 4تھا روز تھا۔ اس کے بعد تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ ربیہ بالکل گنگ رہ گئی۔ پچھلے 3 دنوں میں وہ اپنے شوہر کے منہ سے اس سے بھی کئی زیادہ گھٹیا باتیں سن بھی چکی تھی، سہ بھی چکی تھی، مگر یوں سب کے بیچ بیٹھ کر ذلت کے جوتے کھانے کی اذیت ناقابل برداشت تھی۔ وہ خود کیا وہاں سے اٹھتی؟ کافی دیر تک اس کی نگاہیں بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ ان سب عورتوں کے چہرے پہ پھیلی طنزیہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمکتا تمسخر دیکھنے کے لیے اسے نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اماں اور ماموں دونوں کے سامنے وہ ہمیشہ بہت خوش نظر آتی۔
जो खदशे वसवसे उनके दिल में सर उठाते महसूस हो रहे थे। रबिया को खुश देखकर वो खुद ब खुद दम तोड़ गए। अम्मा मुमानी की मजीद शुक्रगुजार रहने लगी। सिर्फ निदा थी जो उन दिनों फर्स्ट ईयर में आई थी और इस मिसमैच पर बहुत ज़्यादा एहतजाज कर चुकी थी। अपनी बेटियों के लिए तो मुमानी ने बड़े अच्छे घराने चुने और रबिया अपा के लिए मुमानी को यही घर और यही लड़का मिला था। अम्मा को भाई पर एतबार था और भाई को अपनी बीवी पर। एतबार दोनों का ही टूटा, मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद लोग अच्छे हैं या बुरे, बहू पर जाहिर होने में ये थोड़ा वक्त लगाते हैं। मगर रबिया के ससुराल ने यह तकल्लुफ न बढ़ता। जब उसके अच्छे खासे महंगे फर्नीचर और चीज़ों से पूरा घर जगमग करने लगा तो उसकी सातों शादीशुदा नंदों को अपनी गुर्बत का एहसास होने लगा। किसी को पर्दों की ज़रूरत थी, किसी को वॉशिंग मशीन की, तो किसी को ब्लेंडर और जूसर की। सास कहती ले जाओ, जो दिल चाहता है ले जाओ, तुम्हारे भाई का घर है, ये मनहूस डायन क्या कब्र में लेके जाएगी। बात बात पे गाली देना उनके घर का कल्चर था। बहनें खुशी खुशी अपने घरों को लौटती। उन्हें एक टिकट में दो मज़े मिलते, एक मनपसंद चीज़ मिलने का और दूसरा भाई का अपनी बीवी को कस के रखने का। रबिया यूं ही लापरवाह सी दिखती रही। हकीकत में उसे ये सब बातें अब बेहद मामूली लगती थी। बेजान मादी चीज़ों के लिए इन लोगों की हिर्स और तगोदो उसे सिर्फ हैरान करती। या अल्लाह, कुछ लोगों के लिए क्या ये दुनिया इस कदर चाहे जाने वाली चीज़ है। जुबैर अहमद को असली और गहरा इश्क बस एक ही चीज़ से था और वो था पैसा। पैसा कमाना, उसे जमा करना, उन्हें इन दो बातों में कमाल की महारत थी। शादी के पूरे 5 साल में जुबैर अहमद ने कभी एक पैसा भी उसके हाथ पे ना रखा। उसके काम वही छोटी मोटी टीचरी ही आई जिसकी मुमानी के नज़दीक ज़रा औकात नहीं थी। अपनी बिल्कुल ज़ाती ज़रूरियात पर बहुत कफ़ायत से थोड़े बहुत पैसे खर्च करके बाकी वो इसी घर के चूल्हे में झोंक देती, मगर फिर भी जान न छुटती। ये साली तो किसी बादशाह की बीवी होती तो उसे भी कंगाल कर देती। अपनी ट्यूशन के पैसे भी वो उसके हाथ पे रख देती थी और किसी ज़रूरत पड़ने पे अगर मांगती तो जुबैर अहमद सबके सामने उसे बेनुक्त सुनाता। वो जानती थी इस घर में ज़िंदा रहना है तो खामोशी उसके पास वाहिद हथियार है और इस पर वो बहुत मुस्तकिल मिजाजी से कारबंद भी थी। मगर जुबैर अहमद के इस नए तकाजे के सामने हल्का सा एहतजाज भी उसे बड़ा महंगा पड़ा। वो सब मेरे पुराने कारोबारी साथी हैं, अगर 2 मिनट खैर खैरियत पूछ लेती तो शान घट जाती। जुबैर अहमद के कहने पर वो इन बेहंगम मर्दों के बीच जाकर चाय की ट्रे टेबल पे रखाई थी। वो अब आके उसके सर पे खड़ा जवाब तलबी कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो रही थी। रबिया ने बमुश्किल हलक से थूक निगलते हुए अपनी सफाई में ये कहने की पहली और आखिरी कोशिश की, वहाँ सारे मर्द थे, अच्छा नहीं लगता। एक तू ही तो हसीना रह गई सारे शहर में, लोग तुझे ही तो देखने के लिए बैठे हैं, बकवास करती है आगे से। वो हस्बे तवक्को चीखा। जिन लोगों को अभी तक रबिया की औकात नहीं पता चली थी वो भी जान गए वो हसीना थी या नहीं, मगर इस सारे सर्कल में पाए जाने वाली जाहिल औरतों में काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती थी और इस इंतहाई दर्जा की बदनसीबी को झेल लेने के बाद भी उसकी दिलकशी और इनफरादियत बरकरार थी। वहाँ ड्राइंग रूम में अजीज़ आया बैठा है। मेरे ऊपर 3 लाख का कर्ज हो चुका है उसका। मैं सिगरेट लेने जा रहा हूँ, तुम ज़रा तरीके से बात करो उससे कि हमें 6 माह का वक्त दे दे। उस दोपहर आकर उसने रबिया के सर पे एक और एटम बम फोड़ा। वो इस बेहमियत शख्स की शक्ल ही देखती रह गई। जाओ ना, और कभी बालों में ब्रश भी फेर लिया करो, हुलिया ठीक करो, लिपस्टिक लगा लेना, ये 12 बजाती शक्ल मत लेके पहुंच जाना वहाँ। वो अपनी बीवी जिसे वो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर इस घर में लाए थे, उसे तरीके बता रहे थे। असूलन तो रबिया को ये झटका भी सह जाना चाहिए था, मगर वो बुज़दिल साबित हो गई। एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी। जाने उसे क्या हुआ, पाँव उठाने की उसमें हिम्मत ही ना थी। और फिर एक ज़ोरदार धमाके से वो ज़मीन पे गिरी। अम्मा के पास बैठी ख़वातीन का शाम का इजलास पुरसकून अंदाज में जारी था, जो एकदम दरहम बरहम हुआ। वो सारी की सारी ही दौड़ी और सच्ची बात तो ये है, रबिया को उठाकर बिस्तर तक पहुंचाने, उसके हाथ पैर सहलाने, मुंह पे पानी छिड़क छिड़क कर उसे होश में लाने में उन्होंने बड़ी फिक्रमंदी का मुजाहिरा किया। एक नन्हे बच्चे को दौड़ाकर घर से ग्लूकोज का डब्बा भी मंगवा लिया। रबिया को होश आया तो वो सारी उसे घेरे बैठी थी। ग्लूकोज के पानी के साथ एहतियात बरतने की नसीहत भी थी। अजीज़ अहमद अपनी तरफ से तो बाजार में पूरा घंटा लगा के आए थे। उन्हें यकीन था घर में हालात अब उनके हक में आ चुके होंगे, मगर हालात बिल्कुल बिगड़ चुके थे। ड्राइंग रूम में तशरीफ फरमा मेहमान 2 घंटे उनका इंतजार करते करते सीख पा हो चुका था और सारी कसर रबिया पर निकली, वो भी एक बार नहीं, किस्त दर किस्त महीनों में। रबिया अक्सर सोचती थी वो कौन लोग हैं जो मोहब्बत के लिए तरसते हैं। यहाँ तो उसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी नसीब नहीं।
ربیہ کو کبھی بھی سمجھ نہ آتا تھا کہ زبیر احمد اس سے اتنے بیزار کیوں رہتے۔ ہجوم میں یا کمرے میں تنہا بھی وہ اس سے بیزار اور کھچے کھچے ہی رہتے۔ حالات سے لڑتی لڑتی ربیہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ جب شادی کے 5ویں سال اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ گیا۔ سال کا آغاز دعا کی پیدائش پہ ہوا، جبکہ اختتام زبیر احمد کی حادثاتی موت پہ ہوا۔ ربیہ کو دعا کی پیدائش پر گھسے پٹے تانے دینے سے ابھی ان کا دل بھی نہیں بھرا تھا کہ خود ہی چلے گئے۔ اور ایک منحوس آ گئی ہے، اس کے پالنے پر خرچے کرو، اس کے بعد شادی کرو، پھر خود خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ میری تو ابھی سے فکر کے مارے نیند اڑی جاتی ہے۔ کیا تھا جو پہلا بیٹا دے دیتی؟ 2.5-3 پراٹھوں کا ناشتہ اڑا کر جب زبیر احمد گھر سے نکلتا تو ضرور کوئی نہ کوئی سین کریٹ کرتا۔ وہ تانے جو وہ پہلے خود اکیلی جھیلتی تھی، اب اس میں اس کی معصوم بیٹی بھی شریک ہو چکی تھی۔ اس روز بھی کچھ اسی طرح کے حالات کریٹ کر کے وہ گیا تھا۔ غلطی نہ جانے کس کی تھی، بس والے کی یا زبیر احمد کے دوست کی۔ بہرحال وہ جو ابھی سے دعا کی پرورش کے خیال سے ہلکان ہو رہے تھے، قدرت نے ان پہ مہربانی کی اور انہیں تمام فکروں سے نجات دلا کر واپس بلا لیا۔ اس صبح ہونے والے اپنے بیٹے کی ساری تقریر کا متن اماں نے حرف بحرف سوئم تک تمام لوگوں کو سنایا تھا۔ شادی کے بعد کبھی جو سکھ کا سانس نصیب ہوا ہو میرے بیٹے کو، ہر وقت کا فساد اسے لے کر ہی ٹلا۔ ربیہ کی لائی ہوئی نحوست پر سب کو یقین ہو گیا۔ سوئم کی فاتح کے ساتھ ہی اسے شرکت کے لیے آئے ماموں اور اماں کے ساتھ باعزت طریقے سے رخصت کر دیا۔ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس دعا کے علاوہ زندہ رہنے کا کوئی آسرا نہ تھا۔ بس وہی ایک پہلی اور آخری دفعہ تھی جب وہ سب کے سامنے پھوٹ کر بے قراری سے روئی تھی۔ گھر میں قدم رکھنے کے بعد جیسے اس کا خود پہ قابو ہی نہ رہا، اور اس دن کے بعد پھر ربیہ نے کبھی سب کے سامنے اپنے آنسو ضائع نہ کیے، مگر اندر ہونے والی بارش اس کے اختیار سے باہر تھی۔ میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے نہیں ہم سفر۔ 5 سال تک زبیر احمد اس کے سفر کا شریک رہا تھا، ہم سفر نہ بن پایا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد ماموں کے گھر سے دعوت کا پیغام آیا۔